नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। कलायत हल्के के पहले राउंड में टॉप 16 से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा कलायत का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम एक ऐसी ही कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी यानी कि आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसे नेता को तलाशने की होगी जिसे जनता जब भी देखे वाकई में कहे भाई एमएलए हो तो ऐसा। तो आइए चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी सदस्यों से। आप हैं आर.के. आहूजा जी, प्रोफेसर हैं आप डॉक्टर योगराज जांगवाल रिटायर्ड सीएमओ हैं, आप अजय झा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, एसपी गुप्ता जी आप रिटायर्ड आईएएस हैं, आप हैं के द्विवेदी जी आप समाज सेवी हैं। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज साहब से। आप हैं अनिल आर्य जी, बहुत स्वागत है आप सभी का तहे दिल से हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। थैंक यू अनामिका। और अब वक्त है आपको उन सभी उम्मीदवारों से मिलवाने का जो कलायत हल्के के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले हम सभी उम्मीदवारों से एक बार फिर यह आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि प्रदेश की राजनीति को बदलने का ये एक बेहद ही संजीदा कार्यक्रम है। जैसा बिल्कुल अनामिका, जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते, इसका मतलब ये कि वो अपने वायदों के प्रति गंभीर नहीं है, साथ ही वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं। और जो नेता ऐसा करते हैं इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचती और ऐसे में अगले चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा जज साहब, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। और यहाँ पर आज मैं एक बार फिर कहूंगी कि एक कुशल नेता की पहली पहचान ही यही है कि वो हर परिस्थिति में हर मोर्चे पर अपनी जनता का सामना करने का मादा रखता हो। हरिवंश साहब ने क्या खूब लिखा है, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप और हम सभी ने इस कविता को पढ़ा है लेकिन शायद इसका अर्थ नहीं जान पाया आज तक, क्योंकि आज भी टॉप 6 तक पहुंचने वाले 3 उम्मीदवार यहां नहीं पहुंचे हैं। बाद में एक और उम्मीदवार यहां स्टूडियो में नहीं पहुंचे, यानी कि कुल 4 उम्मीदवार नहीं पहुंचे जिनकी जगह से सुपर 16 से 3 उम्मीदवारों को यहां पर मौका मिला। यानी कि आज हम टॉप 6 में रूबरू होंगे 4 उम्मीदवारों के साथ। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इन सभी उम्मीदवारों से जो स्टूडियो में जूरी राउंड के लिए यहां पर मौजूद हैं। इनमें से पहले उम्मीदवार हैं धर्मवीर कोलेखा जी, बहुत स्वागत है आपका टॉप 6 में, साथ ही ढेरों मुबारकबाद आपको यहां तक पहुंचने के लिए। धर्मवीर कोलेखा जी का स्कोर कार्ड देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। 10 मापदंडों का योग इनका 64 है, छवि और साख में 7 अंक हासिल करते हैं, कुल 71 अंक बटोरते हुए यहां पर मौजूद है। और दूसरे उम्मीदवार हैं धर्मपाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, ढेरों शुभकामनाएं आपको भी टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। आइए आपका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। पहली स्क्रीनिंग में 66 अंक, छवि और साख जो सबसे अहम पैमाना है 13 अंक आप हासिल करते हैं, कुल योग आपका 79 है। और आप हैं राजेश अंबरसर, बहुत स्वागत है आपका भी टॉप 6 तक पहुंचने के लिए, ढेरों मुबारकबाद, शुभकामनाएं आपको। अंबरसर जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं आपको 59 अंक 10 मापदंडों के आधार पर मिले हैं, छवि और साख में इन्होंने भी 13 अंक हासिल किए हैं, 72 अंक इस तरह से बटोरते हुए अंबरसर जी टॉप 6 का हिस्सा बने हैं।
और आप हैं नरेश ढांडा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका स्कोर कार्ड अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 10 मापदंडों का योग आपका 64 है। 7 अंक छवि और साख के आधार पर कुल 71 अंक आपने भी बटोरे हैं। एक बार फिर आपको मुबारकबाद। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना जरूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा के आगे की कड़ियों के दौरान उसका खुलासा भी करेंगे। जज साहब, काफी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में जरूर बताएं। मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रतिभागी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भरते हैं, जो मापदंडों में जानकारी आपसे मांगी जाती है, वो जानकारी आप बिल्कुल सच भरिए। अगर आपने कोई भी गलत जानकारी भरी तो ये माना जाएगा कि आप लोग गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई मामला आपके खिलाफ दर्ज है, तो उस फॉर्म में आप भरिए कि हाँ आपराधिक रिकॉर्ड है। और यदि शिक्षा या आमदनी या और कोई भी जानकारी, चाहे वाहन की हो चाहे लाइसेंस की हो, कोई भी आप गलत झूठ बोलते हैं तो ये माने जाएंगे कि आप लोग ज़िंदगी में भी झूठ बोलते हैं। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी और यही कारण आपकी असफलता के कारण भी बन जाएंगे। मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चलता हो कि किसी प्रतिभागी ने झूठ बोला है, गलत जानकारी दी है, तो वो सबूत चैनल को भेजें, हम उसकी जांच करेंगे। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो हम आने वाले शो में उसका खुलासा भी करेंगे और जो रिवार्ड दिया गया है उसको वापस भी ले लेंगे। जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, नेता बनना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। अगर वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो ना तो जनता के प्रति गंभीर हैं, ना अपने क्षेत्र के प्रति गंभीर हैं और ना ही खुद के प्रति गंभीर हैं। और यहाँ ये बात भी खुलकर सामने आती है, अगर आप टॉप 6 के लिए चुने जाते हैं और आप टॉप 6 का हिस्सा नहीं बनते, आगे का मुकाबला करने को आप तैयार नहीं हैं, यानी कि आप अपने वादे, अपने मुद्दों के प्रति, अपनी सोच के प्रति भी गंभीर नहीं है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन सभी उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब एक बार फिर अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं, ये उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, इनके हलके और प्रदेश के लिए इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है और जनता इन्हें क्यों चुने, ये भी बताना होगा। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा। दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त अब खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के बाकी नियम समझा दीजिए। मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से हटकर है। आप किसी भी पार्टी में शामिल हैं, आपका कोई भी लीडर है, आप अपने संबोधन के दौरान और सवाल जवाब के दौरान आपको ना पार्टी का नाम लेना है ना अपने लीडर का नाम लेना है। आपको अपनी बात कहनी है, अपना विज़न कहना है, अपने क्षेत्र के बारे में बात करनी है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, इसको ना इस शो से कोई मतलब है ना चैनल को कोई लेना देना है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने संबोधन में जो विषय आपको दिए गए हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं, विज़न क्या है और जनता क्यों चुने, तीनों बातों का जिक्र ज़रूर कीजिए, जिससे कि जूरी साहिबान को समझ आए कि आप क्या बोल रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान भी सवालों का जवाब दीजिए सवाल के ढंग से, बहुत विस्तार से नहीं। 30 अंकों का संबोधन राउंड है, 40 अंकों का सवाल जवाब का है, एक सवाल जज का होगा, 50 अंकों का राउंड है। 20 अंक आपके सवाल जवाब और संबोधन के आधार पर जूरी साहिबान तय करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी नेतृत्व क्षमता क्या है। इस 100 में से 55 अंक लेने आपको जरूरी है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हलके की समस्याएं, आपका विजन यानी आपकी सोच और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ समाहित हो।
शुरुआत करते हैं जज साहब। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे धर्मवीर कोलेखा जी। आप तैयार हैं? हाँ जी धर्मवीर जी, अपना संबोधन शुरू कीजिए। सर, मैं धर्मवीर कोलेखा कलायत क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मेरे क्षेत्र की सबसे पहली और मूलभूत जो मेरे क्षेत्र के अंदर शिक्षा का बहुत अभाव है। कलायत क्षेत्र सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसके चारों साइड अगर देखा जाए तो कलायत से अगर हम कैथल की तरफ जाते हैं, कैथल है, डांड है या पुंडरी है, कुरुक्षेत्र है, या दूसरी साइड में अगर हम जाते हैं नरवाना है, उचाना है, चाहे वो जींद है, तो सभी क्षेत्रों को देखते हुए कलायत शिक्षा के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इतनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद भी यहाँ पर आज तक कोई कॉलेज नहीं है, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अब आगे एक ITI की आधारशिला अब रखी गई है और शिक्षा के साधन ना होने की वजह से यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इसकी वजह से क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की एक लंबी लाइन है। और इससे हटकर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर बाढ़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है, तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उनका ठीक से निर्वाह नहीं होता और जो वाटर लेवल है, जो हमारी जीवन की जो सबसे मूल चीज़ है पानी, तो पानी का जो लेवल है, पानी का जो मेरे क्षेत्र में बहुत ही ख़राब है, खारा पानी है और जिससे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर बीमारियां फैलती हैं। और मेरे क्षेत्र के अंदर तीसरी बात यह है कि उद्योग का कोई ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा क्षेत्र के अंदर उद्योग बढ़े और जो भी शिक्षा हो, शिक्षा का क्षेत्र भी एक टेक्निकल क्षेत्र होना चाहिए। अगर आदमी के अंदर काम का हुनर होगा वही आदमी आगे बढ़ सकता है और शिक्षा को साथ लेकर ही, शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। और मैं तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अपने क्षेत्र का ध्यान रखूँगा। अभी 1 मिनट है आपका, 2 बोलिए। अच्छा, और उससे अलग मैं मेरे क्षेत्र की जो ड्रेनेज का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, रोड का सिस्टम है, गांव के अंदर चौपालों का सिस्टम है, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बने, बुज़ुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम बने और गांव के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट से जो स्कीमें लागू होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। बोलिए, आधा मिनट है अभी आपके पास। और उससे अलग जो मेरे क्षेत्र का युवा है, आज की डेट में पंजाब से लगती हुई बेल्ट है, उसके अंदर क्षेत्र के अंदर युवाओं के अंदर एक नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला हुआ है। तो मैं तो युवाओं को यही वो देता हूँ कि वो अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दें और गांव में ग्राउंड लेवल पर एक शिक्षित लोगों की एक कमेटी गठित हो। आपका समय ही समाप्त होता है।